नमस्कार। स्वागत है आपका आराधना चैनल पे। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सुधा कैलाश के साथ अपने घर आ रही है। चंदर को जब ये पता चलता है तो वो बहुत बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि सुधा जल्दी से आ जाए और वो उससे अपने गुनाहों की क्षमा मांग ले। अब आगे इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वो कापियाँ जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कापियाँ जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खींच उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता तो वह कापियां जांचता। जिस दिन सुधा आ रही थी उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया था। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला ना रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता और खरीदता रहा। वहां उसने विसरिया का गीत संग्रह देखा जो विनती नाम बदलकर उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख गतिशील कवि बन गया था। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों में पवित्रता छाई हुई थी। ये पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था वो धीरे धीरे चंदर की आंखों के सामने खुलने सा लगा। उसे लगा जैसे ये उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे ये उसके प्यार का सितारा है जो जाने किस अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज से वह फिर से उग आया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरता सुधा के प्यार की थी। उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किन कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा। लेकिन मेरी सासों की सास सुधा मुझे क्षमा कर देगी ना? और विचित्र सा भावावेश और पुलक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगाकर कहा था, जाओ, आज से तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मिश्री जैसे होठों से चंदर की आत्मा को चूम कर कहे, जाओ चंदर, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंदर हो, अपनी सुधा के चंदर, हिरनी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंदर। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो वहां जैसे मोहाविष्ट सा था, जैसे वह किसी जादू या टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था। और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कुलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी।
चंदर के मन में आया वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जाग जाता है, उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंदर को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों में दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंदर पागलों सा इस सब की भीड़ को चीर कर डिब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रुधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था, तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत थोड़ा सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है। और उसने बाथरूम की तरफ इशारा किया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। कैलाश बोला, देखो कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रम था। उसके मन ने सपना देखा था सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और ही था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की सामग्री सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंखें बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबले होने से लगता था उसकी आंखें फटी पड़ती हैं। वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा चल रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी आकर यहीं रुक जाती है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर, अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत छीड़ हंसी हंस कर बोली। बहुत सुख में रहने से ही ऐसा हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर, तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर, तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे ज़रा रीवा तक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊँगा। इसका मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक भी दिन? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊँगा। लौट कर दिन भर रहूँगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो, कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार, अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते।
चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा न सुन सके। ऐसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों ना हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है, ये मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए मैं तो तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश और चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सबसे उनका हाल पूछा। अंदर आते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोकर नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहा कर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊंगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह दामाद हुई क्या अकेली चाय पीबो भैया, अभी डॉक्टर साहब सुने हैं तो का कही है। नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन की जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर, चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। वो पूजा पाठ करके ही खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी अपनी बहू पर इतना मरती हैं। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से, और अब तो उनसे भी ज्यादा पक्की पुजारिन बन गई है। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार ये मत समझना कि मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़की के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछ कर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वो मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदर ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं, देखो गलत मत समझो, मैं ये नहीं कहता कि इनकी गलती है, ये तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला। न इसमें मेरा कसूर न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती, इसलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं, इसलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाए। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेमनी से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। बुरा न मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे छिपाना क्या। और स्वास्थ्य के मामले में ये इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची भी ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊं, वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरसक सुखी रहने का प्रयास करता हूँ, और ये भी जायज नाजायज हर इच्छा के सामने झुक जाती है, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वो जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे हो निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए अटैची सवार दे, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर चलो, वे बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो, ज़्यादा घुमाना मत, इनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा है। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत लाने लायक नहीं थी। माता जी से मैं कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला,
देखो चंदर, दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो ना जाने कब से संचित होता आ रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है? ये वो सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन ये सुधा कैसी है? अपने में सिमटी सच्ची, अपने में बंधी बंधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाजें तड़प उठी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। वो बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। आगे सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आराधना के साथ और कमेंट करिए हमें उन कहानियों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।